Very good morning to all of you. So today we're just going to continue the second part of our chapter and that is improvement in food research. कल के क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था नीड, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी फूड, जो हम फूड रिसोर्सेज की जो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों जो अभी हमारे अर्थ पे जो हमें एनुअल वे से जो हमारा प्रोडक्शन होता है फूड रिसोर्सेज का, वो हमारे लिए इनफ नहीं है या फिर सफिशिएंट नहीं है. क्यों, मतलब व्हाई इट इज़ नीड टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज. फर्स्ट टॉपिक था हमारा. फिर उसका सेकेंड टॉपिक हमारा था क्रॉप इम्प्रूवमेंट. ठीक है, उसमें हमने देखा था कि क्रॉप को हम लोग कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो एक तो हम लोग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को अगर हम अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे हम लोग प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट बेस्ड फूड के जो रिसोर्स है उसको इम्प्रूव करेंगे. सेकेंड हमने देखा था कि जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, कोई कोई क्या करता है कि हर सीजन में अपने एक फील्ड में हर सीजन में एक ही टाइप्स का वो लोग क्रॉप लगाते हैं. इससे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में हमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है. क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि अगर आप एक ही टाइप्स के क्रॉप्स को अपने फील्ड में बार बार लगाओगे तो एक ही टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स बार बार यूज होगा ना. कोई भी जैसे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं, राइस हुआ, व्हीट हुआ, पल्सेस हुआ, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हर एक क्रॉप्स का अपना एक न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है. जैसे कि मान लो अगर राइस को नाइट्रोजन चाहिए तो उसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, अगर व्हीट को फास्फोरस चाहिए तो उसे ज़्यादा अमाउंट में फास्फोरस चाहिए. तो अगर आप अपने फील्ड में हर सीजन में सिर्फ राइस को ही कल्टीवेट कर रहे हो तो उस फील्ड से क्या हो रहा है, उस फील्ड से सिर्फ नाइट्रोजन ही यूज हो रहा है ना, और राइस को नाइट्रोजन ही चाहिए. तो जब आप नेक्स्ट टाइम में उसमें राइस को कल्टीवेट करोगे तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना. अगर जब प्लांट जो क्रॉप होता है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो क्या वो अच्छा प्रोड्यूस हमें देगा? उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. तो क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करेंगे तो जो प्लांट बेस्ड फूड रिसोर्स है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. वैरायटीज ऑफ क्रॉप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके थ्रू भी हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर हमने देखा कि प्लांट ही तो सिर्फ इस अर्थ पे एक फूड का सोर्स नहीं है, एनिमल्स भी फूड का सोर्स है. जो हर्बीवर्स होते हैं उसे कार्निवर्स खाते हैं ना. तो एनिमल्स भी तो हमारा फूड का सोर्स है. जैसे उससे हमें एग मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल बेस्ड फूड हम लोग को मिलता है ना. तो उसको भी तो हमें इम्प्रूव कहाँ से आवाज आ रही है? उसको भी तो हमें इम्प्रूव करना होता है ना. तो अब एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? साइंटिफिक वे से एनिमल्स का जो रेजिंग, ब्रीदिंग, ये सब का देखभाल करना ताकि जो उससे हमें जो फूड मिले उसका क्वालिटी प्लस उसका क्वांटिटी दोनों हमें इम्प्रूव वे से मिले. गॉट इट? वहाँ पे हमें कैटल फार्मिंग में देखते हैं कैटल किस चीज़ में हेल्प करता है. ये तो एक तो एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, दूसरा हमें मिल्क देता है. तो कैटल फार्मिंग को इम्प्रूव करेंगे तो हम लोग एनिमल बेस्ड फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. प्लस जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है उससे हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है प्लस एग्स मिलता है. तो पोल्ट्री फार्मिंग को भी इम्प्रूव करेंगे तो हमारा एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट क्या होगा? इम्प्रूव होगा. फिर बी कीपिंग क्या होता है? एपीकल्चर. जब आप लोग लार्ज अमाउंट में हनी बी को रेयर करते हो ताकि उससे लार्ज अमाउंट में हम हनी को ऑब्टेन कर पाए और कमर्शियली उसको सेल करके उससे पैसा अर्न कर सके और अपना लाइवलीहुड चलाए. ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं ना. तो जो बी कीपिंग है उसको भी इम्प्रूव करोगे तो जो हनी का क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगा ना. तो ये जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, डे बाय डे मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है. लेकिन जो हमारा फील्ड है, जैसे एक स्लाइड के थ्रू मैं ब्लैंक स्लाइड देखो. जैसे कि पहले मान लो इंडिया में सपोज दैट इतना कल्टीवेटेड लैंड है, ठीक है, इतना इंडिया कल्टीवेट कर सकता था पहले, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो हम लोगों ने क्या किया कि जो आसपास के प्लांट वगैरह था उसको भी हम लोग कट कर करके उसको भी कल्टीवेटेड लैंड में चेंज करने लगे ना. हाँ,
जैसे पहले हमारे पास एक लिमिटेड लैंड था, उसी में हम लोग क्या करते थे, अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, हम लोग डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिए थे ना। हाँ, तो डिफोरेस्टेशन करके हम लोग जो कल्टीवेटेड एरिया था उसको हम लोग बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ऐसा कंडीशन आ गया है, ऐसा कंडीशन आ गया ना कि अब हम डिफोरेस्टेशन को और एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर अब हम फिर से डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सर्वाइव करने लायक बचेगा ही नहीं, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगा। समझ सकते हो ना। इसीलिए इसी वजह से ना हमेशा गवर्नमेंट डिफरेंट एक्ट के थ्रू प्लांटेशन करवा रहा है हर जगह, क्योंकि अब डिफोरेस्टेशन हम एफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो फिर हमारा इन्वायरमेंट गया, यहाँ पे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे और सरवाइव करने वाला जगह ही नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो भी उसको अगर आप देख रहे हो तो वो तो इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन कल्टीवेटेड लैंड को और हम एफोर्ड नहीं कर सकते और हम डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब कोई ना कोई वे चाहिए ना कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को इतना ही लिमिटेड एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन करवाएं कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं सारे को हम लोग फीड कर पाए, सारे को फूड मिल पाए। होना चाहिए ना ऐसा, कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा ना। आप डिफोरेस्टेशन को एफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप कल्टीवेटेड एरियाज को बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, तो कहाँ से लाओगे खाना सबके लिए? हाँ, कहाँ से लाओगे? तो कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करना स्टार्ट कर दिए, फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिए। जैसे इसी लिमिटेड एरिया से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करने लगे। अब कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं? तो हमें पता है कि अगर हम एग्रीकल्चर अच्छा वे से करेंगे, जब आप क्रॉप लगाते हो अपने फील्ड में, तो अगर आप अच्छे तरीका से नहीं लगाते हो तो क्या अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीड को सोन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसे मैनुअल वे से हैंड से उसको स्कैटर कर दिया। कहीं पे सीड गया, कहीं पे नहीं गया, कहीं पे ज्यादा चला गया, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं गया, कहीं पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में चला गया, तो उस फील्ड से अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि मान लो कि यहाँ पे इस एरिया में गया ही नहीं, जब इस एरिया में जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी नहीं होगी ना। तो ये जो एरिया है हमारा वेस्ट गया ना, और मान लो कि किसी जगह पे बहुत सारा चला गया, देखो यहाँ पे बहुत सारा चला गया। अब जब भाई बहुत सारा चला गया तो इसी एरिया से इतने सारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा ना ग्रो करने के लिए। अब जब इतना एरिया में आप इतना हद से ज्यादा सीड को सोन कर दिए तो वहां पे तो कंपटीशन होगा, यहाँ पे तो फाइट होगा ना। ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेना चाहेगा, ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेना चाहेगा, फाइट वाले तो सीन यहाँ पे क्रिएट होगा ना। तो जब यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन की वजह से ना इसको अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना इसको अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना ये अच्छे से ग्रो करेगा, ना उसके बगल वाला अच्छे से ग्रो करेगा, हमें प्रोडक्शन उतना अच्छा से नहीं मिलेगा ना। तो अब ये सारा चीजें जो हमारा एग्रीकल्चर बेसिक प्रैक्टिस है, सीड को सोन करना, इरिगेशन करना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, ये सब पे हम ध्यान देना स्टार्ट कर दिए कि कोई भी जो हमारा एग्रीकल्चर का हर एक जो स्टेप है उसको हम अच्छे से करें, कहीं से भी हमारा वेस्टेज का चांस ना है, ठीक है। तो सीड को हम लोग क्या करने लगे, सीड ड्रिल से सोन करने लगे। सीड ड्रिल से जब आप सीड को सोन करोगे तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सीड सोन होता है। कोई एरिया आपका लेफ्ट नहीं बचता है, कोई एरिया में ज्यादा सीड्स नहीं जाता है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे सीड सोन होता है। इसको इतना एरिया से प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, इसको इतना एरिया से प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो जब ये वाला तुम्हारा फील्ड इस फील्ड का जब क्रॉप ग्रो होगा वो अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन देगा ना। हाँ, जो सीड ड्रिल से सीड सोन की हो और जो हैंड से स्केटर की हो, दोनों में डिफरेंस है ना। जो हैंड से स्केटर की हो तो लार्ज एरिया में भी करोगे तो उससे उतना ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना अमाउंट में आपको इस छोटे से एरिया में अगर सीड ड्रिल से की हो, अच्छे से की हो तो प्रोडक्शन मिलेगा। एग्री कर रहे हो? हाँ, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। और फिर ये तो मान लो ये तो इनिशियल हमारा स्टेप होता है। फिर आप देखते हो कि जैसे ये क्रॉप इतना बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है ना फील्ड में, तो देखना क्रॉप ग्रो अच्छे से ग्रो होने के बाद भी उस फील्ड से तुमको प्रोडक्शन अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पता चलता है कि उसमें कोई स्पेशल सा इंसेक्ट वहां पे अटैक कर दिया है। ऐसा होता है ना कि मेरे फील्ड में ये वाला इंसेक्ट आ गया है, इसकी वजह से जो मेरा प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम हो गया है क्योंकि वो मेरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे सुनने को मिलता है ना फार्मर से।
तो जब आप अच्छे से क्रॉप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने फील्ड में किसी भी ग्रेजिंग एनिमल्स को मतलब जो एंट्री, ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, वो आएंगे और पूरे जो फील्ड में जो क्रॉप लगा उसको ग्रेज कर जाएंगे, तो फिर तो लॉस हुआ ना प्रोडक्शन का। लेकिन आप अच्छे से अगर देखभाल कर रहे हो, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ग्रेजिंग एनिमल्स को भी नहीं आने दोगे। और आपके फील्ड में अगर कोई भी इंसेक्ट लग रहा है तो आप सेंसिटिव हो, तो जैसे वो स्टार्ट किया आपने उसको क्या एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद आप मार्केट से जाके हर टाइप्स के इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल होता है, आप जाके वहां से इंसेक्टिसाइड्स लाओगे, अपने फील्ड में स्कैटर करोगे और इनिशियल स्टेज में ही आप उसे रोक दोगे, तो लॉस होगा क्रॉप की, नहीं होगा ना। तो अगर ये सारा चीज अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो होने लगे, हर एक स्टेप अच्छे से होने लगे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना पहले के कंपेयर से, होगा ना प्रोडक्शन इंक्रीज पहले के कंपेयर से। तो लिमिटेड अमाउंट से हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा, तो जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो यही सब इस चैप्टर में देखना है हमें। हाँ, तो उसके बाद से हमने देखा था, चलो ये तो भाई जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट था उसका क्वांटिटी इंक्रीज करने वाला था, कहीं कहीं पे आपको क्वालिटी भी इंक्रीज करना होता है। क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस पता है ना? हाँ, क्वांटिटी मतलब क्या, अमाउंट, क्वालिटी मतलब क्या, फीचर्स। हाँ, जैसे कि कोई कोई एरिया होता है कि वहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रॉप्स ही ग्रो होता है, तो भाई आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग क्रॉप्स ही ग्रो करवाओगे तो आपको सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्या आप सर्वाइव तो कर पाओगे, मतलब उतना, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत टाइप्स के आपको डिजीजेज होगा, आपका बॉडी वेल डेवलप नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को अच्छे से हमें रन करवाना है तो हमें हर न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को देना होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बैलेंस डाइट फूड लो, बैलेंस डाइट फूड लो। ओह हेलो, बैलेंस डाइट पता है क्या होता है? हाँ, किसी को पता है बैलेंस डाइट क्या होता है? हाँ, कम हियर, जिसको पता है यहाँ पे आओ। ओके कुमकुम, come here. Come here. What do you mean by balanced diet? ऐसा डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। हाँ, बैलेंस डाइट जैसे कि मेरा बैलेंस डाइट, तुम्हारा बैलेंस डाइट, इसमें कोई डिफरेंस होगा? हो सकता है ना। ओके, यू कैन सी। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि पांचों न्यूट्रिएंट्स जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे बॉडी में पल्सेस जो ये प्रोटीन है उसका दो कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है, या फॉर सपोज दैट 2 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, तो अगर 2 ग्राम प्रोटीन हमको मिल जा रहा है मेरे खाने से, प्लस अगर 5 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फैट, जितना हमारे ये पांचों जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और पांचों न्यूट्रिएंट्स का जितना क्वांटिटी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उतना क्वांटिटी हमको उस किसी भी डाइट से मिल जा रहा है तो उस डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ऐसा डाइट जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, और जितना क्वांटिटी में हमें चाहिए उतना क्वांटिटी में हमें मिल जाए, तो उस डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। लेकिन ये बैलेंस डाइट हर इंसान से वैरी करता है। जैसे मान लो कि मेरे को अगर 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो जरूरी थोड़ी है कि कुमकुम को भी 2 ग्राम चाहिए। मे बी ये इसका डेवलपिंग वाला एज होगा तो इसको कितना चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, तो इसका जो बैलेंस डाइट होगा वो मेरे बैलेंस डाइट से डिफरेंट होगा। प्लस ये डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, आप काम कौन से करते हो। अगर कोई लेबर है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, तो उसको तो इंस्टेंट एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तो उसका जो डाइट होगा उसमें उसको कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर कोई डेवलपिंग बेबीज है, जैसे मान लो 2-3 इयर्स का है, तो उसको तो ग्रो करना है ना, तो उसको कौन सा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बैलेंस डाइट होता है, ऐसा डाइट जिसमें आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स मिले और जितना आपको बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में आपको मिले। और हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो वैरीज करता है उसके एज पे, प्लस वो कौन सा काम कर रहा है। तो बैलेंस डाइट भी लोगों पे मतलब डिपेंड करता है कि हाँ भाई उसका एज क्या है, प्लस वो काम कौन सा कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हम लोगों को स्टार्ट क्या करना था यार, हाँ,
हमने क्या देखा था कि एनिमल बेस्ड फूड को तो कैसे इंप्रूव करना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया। फिर हमें आज क्या स्टार्ट करना था, तो आज हमें देखना था ये सोर्स ऑफ फूड। आई हैव टू चेंज द कलर। सोर्स ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस अर्थ पे फूड का सोर्स क्या है, तो एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के थ्रू जो क्रॉप्स वगैरह हमें मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है। प्लस दूसरा हमारा सोर्स क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर देखो, विथ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिमांड फॉर अ फूड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारे कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फूड का डिमांड भी इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, सब लोग तो खाना खाता है। एक छोटा सा जो बेबी बॉर्न होता है ना, उससे लेके प्लस जो ओल्ड एज होता है, कोई ऐसा होता है जो खाना नहीं खाता है, सब लोग खाना खाते हैं ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे फूड की भी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, और इंडिया पहले से मतलब जितना भी उसके पास रिसोर्स था, जितना भी उसका एरिया था, सबको भाई वो कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। देयर इज नो स्पेस फॉर इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। वही चीज जो मैंने अब बताया कि अब हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अब हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अब कुछ भी हो, अब जो कल्टिवेटेड एरियाज है उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि हम कल्टिवेटेड एरियाज को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर हम करने जाएंगे तो फिर हम ही नहीं रहेंगे इस अर्थ पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया कि यहाँ पे अब कोई भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जिसके थ्रू आप जो ये कल्टीवेशन एरिया है उसको आप इंक्रीज कर सको। गॉट इट? Therefore, production efficiency should be increased for agriculture and animal livestock. अब जब आप एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, अब आप इफिशिएंसी इंक्रीज करोगे। इफिशिएंसी का मतलब पता है ना, हाँ, जो कैपेसिटी। आप जब एरिया इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, आप जो इफिशिएंसी है उसी को नहीं इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, सपोज दैट आपको मतलब ये रूम ही बनाना है, ठीक है, तो अगर ये रूम को एक दिन में 5 लोग मिल के बनाते हैं, अगर आपके पास 5 लोग अवेलेबल नहीं है, बस 3 ही लोग हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपना इफिशिएंसी ही ना बढ़ाओगे, जल्दी जल्दी करोगे। यही ऑप्शन ना बचेगा आपके पास, कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं, आप तो एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हो, तो अब अपना इफिशिएंसी, अपना जो क्षमता है उसको इंक्रीज करोगे ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, आप तो एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हो लेकिन आपको फूड इंक्रीज करना है, तो आप एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, फूड को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो प्रोडक्शन है उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करना। गॉट इट? प्लस ये प्रोडक्शन के इफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे तो प्लांट बेस्ड जो फूड है वो इम्प्रूव होगा, और दूसरा एनिमल लाइफ स्टॉक, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, कैटल फार्मिंग हुआ, बी कीपिंग हुआ, ये सबको भी इम्प्रूव करेंगे, इसकी भी जो इफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेंगे, तो एनिमल बेस्ड जो फूड है उसकी भी हमको लैकनेस फेस नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? समझ आ रहा है ना? अब देखो भाई, ये जो इम्प्रूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, फूड रिसोर्स की इम्प्रूवमेंट, ये अब भी मतलब 2010 2020 से नहीं आया है, ये पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग 1960 1970 से ये जो इम्प्रूवमेंट वाला आइडियाज था वो आ गया था। पहले व्हाइट रिवोल्यूशन क्यों आया, पहले तो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ना। तो आप अगर 1960 में देखोगे, 1960 में तो यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ग्रीन रिवोल्यूशन पता तो होगा ना, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, हाँ, जो क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग टाइप्स की चीजें यूज होने लगी थी पहले 1960 में ही। अभी ये जो इम्प्रूवमेंट वाला जो हमारा ये जो इम्प्रूवमेंट का हमारा जो आइडिया, वो भी नया आइडिया नहीं है, ये बहुत साल पहले से चल रहा है, 40-50 क्या कितना
बहुत साल पहले से चल रहा है, ठीक है। तो 1960 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके फिर वहां पे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। 1970 में क्या हुआ था, 1960 से 1970 के लगभग में ये चला था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद हमारा क्या, कौन सा रिवॉल्यूशन आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, ये अमित, यू कम हियर, कम हियर, in front of camera, come here। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मतलब किस चीज की क्वालिटी क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया था, क्रॉप्स की। व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं पता, और ध्यान से देख दो यहाँ पे, हाँ पहले नहीं सुना था व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, एसएसटी में नहीं पढ़ा है, हाँ ओके यू कैन सीट। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, क्रॉप्स वगैरह पे ध्यान दिया गया था, उसका क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज किया गया था। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो मिल्क का क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने पे फोकस किया गया था ना। अब जो हमारा ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, इसका कुछ ड्रॉबैक्स आया, ठीक है। ड्रॉबैक्स का मतलब पता है ना, ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है, निगेटिविटी, ठीक है। वो क्या आया, ड्रॉबैक ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो रिवॉल्यूशन था इसके वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हमारा दो टाइप्स का होता है, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। तो अगर आप उस टाइप्स के रिसोर्स को यूज कर रहे हो जिसको आप लोग रिप्लेनिश नहीं करोगे तो ये तो ड्रॉबैक्स ही है ना। हाँ, आप ज्यादा अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाओगे तो ये क्या है, ड्रॉबैक्स ही है ना। उससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना इन्वायरमेंट में। हाँ, डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था उसको ये डैमेज कर रहा था, ठीक है। Therefore, there is a need to increase food production without degrading environment. फिर हम सोचे कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन है ये हम कर रहे हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, तो हमें कोई और मेथड देखना होगा, ऐसा मेथड देखना होगा कि जिससे कि मतलब जिसको फॉलो करके हम अपने फूड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाए, क्वांटिटी को भी इम्प्रूव कर पाए, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी डिग्रेड ना होने दे, उसको भी कोई डैमेज ना, मतलब उस पर भी कोई डैमेज ना आने दे, ठीक है। तो इसके बाद हमें कौन सा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड, वैसा एग्रीकल्चर जिसके थ्रू कोई नेचुरल रिसोर्सेज ना यूज हो, कोई हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका कोई लॉस ना हो, उस टाइप्स की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हमें होने लगी। गॉट इट? अब देखो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। एक हमारा सीरियल क्रॉप्स होता है जिससे हमें क्या मिलता है, सीरियल क्रॉप से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, राइस हुआ, व्हीट हुआ, मेज हुआ, जौर हुआ, ये सब बार्ली हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारा सीरियल क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। गॉट इट? नेक्स्ट वन हमारा क्या है, पल्सेस। इससे हमें क्या मिलता है, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। ये हमारे बॉडी को क्यों चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए। गॉट इट? स्टार्ट हो गया। डिफरेंट टाइप के पल्सेस होते हैं, पी होता है, बीन्स होता है, सनफ्लावर होता है, मस्टर्ड होता है, अलग अलग टाइप्स के पल्सेस। सॉरी, सनफ्लावर मस्टर्ड तो वायल्स हो गया, ये पीज होता है, ये सब क्या है हमारा, ये डिफरेंट टाइप के पल्सेस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन, रॉफेज, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है और फ्रूट्स से मिलता है। गॉट इट?
आ रही हूँ, फिर बता रही हूँ, वेट फॉर मिनट. इम्प्रूवमेंट इन अ क्रॉप yields. ओके, वी डोंट हैव अ टाइम आई थिंक. सो आज के लिए इतना ही. इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो. मैं आज पूछना स्टार्ट करूंगी ना, फिर देख लेना. किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.